this video, we will talk about two things. First, Section 4. क्या होता है जब कोर्ट में जिस दिन आपको केस फाइल करना है उस दिन कोर्ट बंद है और वही दिन आपकी एप्लीकेशन, सूट या अपील को फाइल करने का लास्ट डे है. Second thing we will see section number 5, condonation of delay. Hello everyone. This is Abhishek Sharma and I have come up with a video on two very important topic and ये दोनों टॉपिक आपके लॉ करियर में कभी ना कभी अकर ज़रूर होने वाले हैं. एंड आई एम श्योर आप भी कभी ना कभी ज़रूर सोचते होगे उस दिन क्या होगा जिस दिन संडे आ गया या फिर कोर्ट की वेकेशंस हो गई और आपने जो पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब पीरियड कैलकुलेट किया था वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड तो जब एंड हो रहा है जिस दिन कोर्ट ऑफ है. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन का सोल्यूशन है सेक्शन नंबर 4 which talks about on the day when the court is closed and the prescribed period is getting expired. Let's see section number 4 in detail. Section number 4 बात कर रहा है उन पर्टिकुलर डेज की जब आपने प्रॉपर कैलकुलेशन किया, सभी एक्सक्लूजन्स को ऐड किया अपने पीरियड ऑफ लिमिटेशन में और आपने एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड कैलकुलेट कर लिया. पर आपको पता लगता है जिस दिन आपने प्रिस्क्राइब्ड पीरियड कैलकुलेट किया उस दिन कोर्ट क्लोज है, संडे है, कोर्ट के वेकेशंस हो गए या फिर कोई ऐसी पर्टिकुलर ट्रेजेडी अकर हो गई, स्ट्राइक हो गई, अर्थक्वेक हो गया, गॉड फॉरबिड, बट कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट या फिर कोई पर्टिकुलर ऑनरेबल जज उस पर्टिकुलर दिन पे एक्सपायर हो जाता है एंड कोर्ट स्टैंड्स ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर डे. देन यू विल सी वी विल पुट सच कंडीशंस और वी विल पुट सच एग्जाम्पल्स इस केस के अंदर जहां पे वी विल से कि आज कोर्ट ने ढंग से फंक्शनिंग नहीं की या फिर कोर्ट अपने रेगुलर टाइम पीरियड की तरह या फिर नॉर्मल डे या फिर नॉर्मल प्रोसेस जो कोर्ट का चलता है उस तरह से परफॉर्म नहीं किया. हेंस वी कैन से कि आज कोर्ट क्लोज था. उस समर वेकेशन हो गया या फिर विंटर ब्रेक हो गया एंड 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए या 2 महीने के लिए कोर्ट बंद है. उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जिस दिन भी कोर्ट खुलेगा आप जाके अपने सूट, अपील या एप्लीकेशन को फाइल करेंगे. हेंस इन सिंपल वी कैन से जितने दिन भी कोर्ट वेकेशन पे था हम वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपके प्रिस्क्राइब पीरियड में ऐड नहीं कर रहे हैं. बट ये सेक्शन आपको एक ऐसी सिचुएशन बताता है कि जिस दिन भी कोर्ट की रीओपनिंग होगी आप उस दिन जाएंगे और अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर देंगे. हेंस आपको कोई भी एक्सक्लूजन नहीं मिल रहा है पर आपका केस एक ऐसी एक्सेप्शन में आता है जो रीजनेबली डिपिक्ट करती है कि आप कोर्ट के बंद होने की वजह से या फिर फाइलिंग काउंटर बंद होने की वजह से अपने केस को फाइल ही नहीं कर पाए. हेंस वी विल से यू विल बी अलाउड टू फाइल योर केस ऑन द वेरी नेक्स्ट डे or on the day when the court will reopen. But the very important question under section 4 is when will be the court be reopening? How to identify whether the court is open or not? इसका सिंपल सा प्रोसीजर जानने के लिए कि कोर्ट ओपन है या नहीं है वी विल सी कि नॉर्मल डेज पे कोर्ट कैसे फंक्शन करता है. सपोज कोर्ट मॉर्निंग में 10 बजे से शाम के 4 बजे तक नॉर्मल नॉन स्टॉप एक्सेप्ट लंच आवर्स पूरे टाइम खुलता है. तो hence we will say the normal working hours of any court is since 10 o'clock to 4 o'clock. Suppose earthquake आ गया and as per the instructions of state every building was supposed to shut down. Hence we will say in particular situations के अंदर the court was not working as if like a normal day. या फिर कोर्ट पर्टिकुलर डे पे सिर्फ हाफ डे के लिए खुला एंड 12 या 1 बजे के बाद कोर्ट बंद हो गया और नॉर्मल डेज में वो 4 बजे तक खुलता है. हेंस इन पर्टिकुलर सिचुएशन में भी वी विल से द कोर्ट वाज नॉट ओपन एज पर द रेगुलर वर्किंग आवर्स और द नॉर्मल वर्किंग डेज. हेंस इन सभी सिचुएशंस को एक्सेप्शंस में रखा है. नाउ यू विल सी ये पर्टिकुलर सेक्शन 2 लीगल मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है. दीज लीगल मैक्सिम आर फर्स्ट एक्टस क्यूराe नेमिनम ग्रेवाबिट एंड सेकेंड लीगल मैक्सिम है लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबिलिया. फर्स्ट लीगल मैक्सिम का मतलब है एक्ट ऑफ कोर्ट शैल नॉट प्रिजुडिस एनीवन एंड सेकेंड लीगल मैक्सिम का मतलब है लॉ कैन नॉट कंपेल एनीबडी टू एक्ट ऑन एनी इम्पॉसिबल सिचुएशन. हेंस ये दोनों लीगल मैक्सिम हमें बताते हैं कि जब कोर्ट ही बंद है इट बिकम्स इम्पॉसिबल एंड कोर्ट कैन नॉट प्रिजुडिस टू एनी पर्सन कि आप ऐसी सिचुएशन के अंदर भी कोर्ट के अंदर जाइए एंड केस फाइल करिए. बट इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क एंड यू विल सी दिस पर्टिकुलर इम्पॉसिबल टास्क हैज बीन एडेड
under Section 4 of the Limitation Act 1963. Now we will see the very important section, section number 5. If you are a lawyer and you are watching this video, then you will very much relate to this particular situation, क्योंकि हर lawyer कभी ना कभी section number 5 में condonation तो ज़रूर ही ले लेता है. Now we will see section number 5, which basically talks about condonation of delay. सबसे basic question इसके अंदर ये उठता है कि condonation क्या होता है. So condonation means to forgive, to spare or to ignore, and the appellant or the applicant is asking for forgiveness for the delay that has been caused by them. Hence we can say अगर कभी भी कोई delay हो रहा है and वो situation बहुत reasonable situation है, एक sufficient cause है delay के होने का, then section number 5 is always active and is always ready to spare you on your delay. Mind it, if your situation is a situation of sufficient cause. Now you will see in this section there is a situation of double discretion. First situation is to prove the sufficient cause and second situation is may be admitted. सबसे पहले तो you have to clarify to court कि जो sufficient cause आप बता रहे हैं वो एक sufficient cause है जो justify कर रहा है कि हाँ आप delay इसलिए हो गए because of this particular reason. पर सेकेंड सिचुएशन बोलती है मे बी एडमिटेड. इससे ये पता लगता है कि अगर आपने सफिशिएंट सिचुएशन भी प्रूव कर दी है कि हाँ इस वजह से आप डिले हो गए, देन ऑल्सो कोर्ट इज मेकिंग श्योर कि आपकी सिचुएशन शैल बी एडमिटेड नहीं होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि कोर्ट को ये भी देखना है कि दूसरी पार्टी का कोई भी इंटरेस्ट हैम्पर ना हो जाए. विच मीन्स फर्स्ट कि अगर आपने सफिशिएंट कॉज प्रूव भी कर दिया है, then also the court is having may presumption as under its discretion. यहाँ पे shall use नहीं किया है, which means अगर sufficient cause proof भी है, then also court will see कि आपकी वो situation enough है, और वो enough भी थी तो उसके बाद court has to see the second party की situation, which is court has to see the opposite party का interest भी, because हो सकता है आपकी application तो allow कर दी गई पर आपकी एप्लीकेशन अलाउ कर देने से दूसरी पार्टी का इंटरेस्ट हैम्पर हो सकता है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस वाया एग्जांपल. एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं, इनके बीच में डाइवोर्स केस चल रहा है. आफ्टर ड्यू प्रोसेस एंड प्रोसीजर दोनों के बीच में डिवोर्स हो जाता है. एंड एज वी ऑल नो 90 डेज के अंदर हम किसी भी ऐसी डिग्री के ऊपर अपील फाइल कर सकते हैं. बट ऑन द वेरी डे ऑफ फाइलिंग एक ट्रेजेडी अकर हो जाती है एंड हस्बैंड का एक्सीडेंट हो जाता है एंड आने वाले नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है. 90 डेज के टेन्योर के बाद डब्लू ने ये देखा कि अपील फाइल नहीं हुई है एंड शी गॉट सेटल्ड विद समवन एंड गॉट मैरिड. पर 4 मंथ्स के बाद आफ्टर गेटिंग डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल हस्बैंड कोर्ट में जाके एप्लीकेशन अलाउ करता है एंड कोर्ट ये देखती है ये तो बिल्कुल सफिशिएंट कॉज है. जब इस केस में हस्बैंड हॉस्पिटल में था तो इट इज एन इम्पॉसिबल एक्ट एंड कोई भी इंसान जब हॉस्पिटल में है तो ही कैन नॉट कम टू कोर्ट एंड फाइल दी अपील. हेंस सफिशिएंट कॉज प्रूव हो जाता है. पर हमें बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट भी करना है. इसी सिचुएशन के अंदर कोर्ट वाइफ की सिचुएशन को देखती है एंड एनालाइज करती है जुडिशियल माइंड के साथ. अगर एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया गया, वाइफ इस केस के अंदर एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएगी जब उसके 2 हस्बैंड होंगे and this will be an illegal and unlawful act. And secondly, we will notice wife was very much vigilant. She waited for entire 90 days that husband may file appeal, but जब कोई ऐसी अपील फाइल ही नहीं हुई, she got married. And in many of the Supreme Court judgments, you will see कि in particular situations के अंदर कोर्ट ने कभी भी individual interest पे application of condonation allow नहीं की है. Court is always looking at the balancing of interest approach, which means opposite party का भी interest देखा जा रहा है. कहीं ऐसा तो नहीं sufficient cause तो prove हो गया पर दूसरी पार्टी का interest hamper हो गया. Let's see what is sufficient cause. सफिशिएंट कॉज एक ऐसी टर्म है जो कहीं भी डिफाइंड नहीं है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, बट देयर आर सो मेनी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स जिन्होंने इस सफिशिएंट कॉज को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है. एंड 2 लैंडमार्क जजमेंट्स आर फर्स्ट रामलाल वर्सेस रीवा कोलफील्ड 1962 Supreme Court, and the second very important case law, or I can say the landmark case law, is Collectors Land Acquisition Anantnag versus Katiji and others 1987 Supreme Court. फर्स्ट केस के अंदर ये हेल्ड हुआ
Court is always following a very liberal approach while allowing the condonation of delay की application. This is because क्योंकि it is about a right of a party. कोर्ट कभी भी ये नहीं चाहेगा कि किसी भी पार्टी का राइट वैनिश हो जाए जस्ट बिकॉज वो किसी रीजन की वजह से डिले हो गया है कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन को टाइम पे फाइल करने पे. आफ्टर ऑल कोर्ट्स की फॉर्मेशन हुई ही किस लिए? सभी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. बट कोर्ट विल बी फॉलोइंग वेरी स्ट्रिक्ट अप्रोच कि आपने लास्ट दिन टाइम पे केस क्यों नहीं फाइल किया. विच मीन्स अगर किसी केस को फाइल करने के लिए आपके पास 3 साल का टेन्योर था, कोर्ट विल नेवर आस्क यू कि आपने 3 साल में फाइल क्यों नहीं किया, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ योर राइट. आप चाहो तो लास्ट दिन कोर्ट अगर 4 बजे तक खुलती है तो 3:50 पे फाइल करो. इट इज मैटर ऑफ योर राइट. आप जब चाहें जब कोर्ट के अंदर केस को फाइल करें, बट as per the period of limitation. And in this second judgment the court has taken the same view कि जितने भी points हमने last case में देखे वो सभी as it is same held हुए हैं. But इस particular case के अंदर government element को भी add किया गया है. Now you will see what government element is. अगर कोई पार्टी गवर्नमेंट है और कोई ऐसा स्टेट का डिपार्टमेंट है, उस केस में भी उतनी ही स्ट्रिक्टनेस से हमें सफिशिएंट कॉज, रीजनेबल कॉज और आई विल से जस्टिफाइड रीजन प्रूव करना पड़ेगा कि हम डिले क्यों कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन को फाइल करने में. दीज ऑल कॉन्सेप्ट हैज बीन एक्सप्लेन इन दिस सेकंड जजमेंट व्हिच सेज गवर्नमेंट बॉडी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. यहाँ पे जितना भी प्रोसीजर होता है, जितना भी वर्किंग प्रोसेस होता है इज इन नॉन पर्सनल मशीनरी. किसी भी इंसान का खुद का सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है. दीज आर ऑल डिपार्टमेंटल बेस्ड थिंग्स. सेकेंड मेजर पॉइंट वॉज रेज कि यू विल सी टू गेट वर्क डन फाइल्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट से डिफरेंट डिपार्टमेंट में ही ट्रांसफर करते रह जाते हैं हम, या फिर कोई पर्टिकुलर काम को करने के लिए, केस को फाइल करने के लिए, फंड लेने के लिए, फीस पे करने के लिए, किसी नोटिस को कुरियर करने के लिए, देयर आर सेवरल डिफरेंट प्लेसेस जहां पे वो फाइल मूव होगी. अगर जूनियर को कुछ भी पर्टिकुलर काम आगे करना है या फिर किसी ऑर्डर के ऊपर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के किसी ऑर्डर के ऊपर अपील फाइल करनी है, तो you will see कि superior officer will transfer the file to superior officer. That superior officer may transfer that file to different department. Hence we will notice जिस तरह से पूरी government machinery work कर रही है वो एक complex structure है. And the court is also considering this particular point while allowing the condonation of delay की application. Now by this particular thing we cannot say the court is liberal for government and not for individual. Court is always liberal for both of them, be it individual or government. But when it comes to proving of sufficient cause, court is always strict and is always keen interested in knowing the reason with full-fledged explanation of the delay. And hence, the reason of delay in government may be because of the non-impersonal reasons and because of the complex structure. Hence, we can say the court is not applying a very hyper technical approach in allowing the application, because the court is there to resolve our issue, to take care of our right, and if there is any reasonable cause because of which we got delayed in filing the application, court is always there and is always welcoming our application and appeal. With the hope that I was able to convey, I take your leave and will see you in my next video. Till then, take care and keep watching The Lawman's Company by Abhishek Sharma.